friends, this is Vishnukanth Singh. Welcome to Solid Admission Media. Today in this session we gonna discuss about the NEET PG 22 counseling dates. Yes, in this session we gonna discuss about the 2 or 3 main points, that is NEET PG 22 counseling date, when it is expected to start. Second, EWS crash criteria, that what is exactly going to be happen in Supreme Court as per our information or as per the latest things which is going inside the government or the NMC bills, everything. And the second, the third point is what is going to be about the NMC bill implementation in this session. तो उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करके रख सकते हो, क्योंकि आज आपको जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहे हैं इस काउंसलिंग से रिलेटेड सिंस द बिगिनिंग, उन पॉइंट्स पे हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला आपका कि काउंसलिंग एग्जैक्टली कब से आपके एक्सपेक्टेड हो सकता है कि आपकी बिगिन होगी, द एक्चुअल डेट, क्योंकि टेंटेटिव डेट ऑलरेडी आ रखा है और उसके अकॉर्डिंग 1 सितंबर से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होनी है। लेकिन हम सबको पता है कि पॉसिबिलिटीज नहीं है कि उस पर स्टार्ट होगी, क्योंकि जो सेकंड पॉइंट है वो यही है ईडब्ल्यूएस केस क्राइटेरिया, एंड द थर्ड पॉइंट इज एनएमसी बिल इम्प्लीमेंटेशन। बात करूं अगर मैं ईडब्ल्यूएस केस क्राइटेरिया को पहले अगर हम देखते हैं तो आपको याद होगा कि ऑलरेडी इसकी डेट ऑफ हियरिंग 17 अगस्त रखी गई थी, जो कि कंप्यूटर जनरेटेड डेट था और उस डेट पे हियरिंग नहीं हुई। एंड उसके सेकंड डे हमें एक नया डेट मिलता है, डेट इज ऑन 30 अगस्त। और अगर मैं टेंटेटिव डेट की बात करूं जो एनसीसी के द्वारा पब्लिश की गई थी फॉर योर काउंसलिंग, डेट इज ऑफ फ्रॉम 1 सितंबर आपकी काउंसलिंग बिगिन होनी है। देखिए, अगर आपकी ईडब्ल्यूएस केस क्राइटेरिया की हियरिंग ही 30 अगस्त को होती है तो 1 सितंबर से तो काउंसलिंग नहीं होना है, ये कंफर्म्ड है। अब अगर मैं बात करूं कि ईडब्ल्यूएस केस क्राइटेरिया में क्या अपडेट है तो वो मैं आपको बता दूं। थोड़े टाइम पहले जाओगे आप, जब आपकी 21 के लिए बात हो रही थी, जो 1500 सीटें हमारी वेस्ट की हुई हैं, उनके लिए जब कोर्ट केस हियरिंग चल रही थी तो वहां पे गवर्नमेंट ने यही बोला था कि हमें ऑलरेडी काउंसलिंग बहुत जल्द करना है। और सुप्रीम कोर्ट में जब आपका समर हॉलिडे हुआ था उसके पहले एक आपकी जो वहां से ऑनरेबल जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की तरफ से जो बोला गया था हमें, वो यही था कि जैसे ही आपकी कोर्ट ओपन की जाएगी आपको ऑन द स्पॉट डेट दे दिया जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट या एनएमसी की तरफ से वहां पे कोई नहीं गया, इसलिए डेट में डिले हुआ। और कंटिन्यूसली अगर मैं उस पर्टिकुलर पॉइंट को अगर आप फोकस करोगे तो आपकी काउंसलिंग इन्हें जल्दी करनी है। इसके अकॉर्डिंग यही होता है कि जो 30 अगस्त को होगी इसमें ज्यादा हियरिंग नहीं होगा, 1 से 2 हियरिंग होने के मैक्स टू मैक्स चांसेस रहेंगे। या हो सकता है कि 30 अगस्त को ही डायरेक्ट आपकी जजमेंट आ जाए। जजमेंट क्या आएगा वो भी मैं पॉसिबिलिटीज यही है कि जैसा कि लास्ट सेशन में हमने देखा था कि काउंसलिंग हमें जल्दी करनी थी, ओबीसी वाले बिल को हमने क्लियर किया और ईडब्ल्यूएस को हमने क्या किया कि एज इट इज रखेंगे, अगली काउंसलिंग इसको हम चेक करते हैं। पॉसिबिलिटीज ये हो सकती है 70 to 80% प्रोबेबिलिटी यही है कि इस सेशन में भी आपका यही हो, यानी कि जो अभी तक आपकी ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया चलती आ रही है उसको एज इट इज रखा जाए और ये काउंसलिंग हम करा लें। और जो फर्दर हमारी काउंसलिंग होगी 23 की, वो नीट होगा, नेक्स्ट होगा, एग्जैक्टली किस डेट पे होगा ये बहुत बड़ा अपडेट है जो हम आपको कल के वीडियो में पोस्ट करने वाला। तो अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करके रखो, साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल एडमिशन मीडिया को भी ज्वाइन करके रखो, क्योंकि कल की वीडियो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है कि एग्जैक्टली नीट होगा, नेक्स्ट होगा, इनसेट के साथ क्या किया जा रहा है, कैसी चीजें चेंज हो रही है, उस पर मैं आपको वीडियो अपलोड करूंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस केस क्राइटेरिया, आपको आइडिया लग गया होगा कि आपके पॉसिबिलिटीज यही हैं कि एज इट इज रखा जाएगा। तो अगर आपने डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाए हैं अपने लिए, अगर आपको सर्टिफिकेट्स निकालने हैं तो आप निकाल के रखो, क्योंकि अगर मैं बात करूं काउंसलिंग की एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है, काउंसलिंग कब से बिगिन होगा, तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस यही है कि सितंबर सेकंड वीक से आपकी काउंसलिंग को बिगिन किया जाएगा। जी हाँ, 15 सितंबर से पहले आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जानी है। आइदर वो आपका प्रोसेस स्टार्ट हो, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो, या आपका राउंड 1 ही बिगिन हो जाए, ये देखने वाली बात है। लेकिन 15 सितंबर से पहले आपकी काउंसलिंग बिगिन होने के मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं। अब अगर मैं बात करूं एनएमसी बिल इम्प्लीमेंटेशन की, दैट एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग टू बी एनएमसी बिल इम्प्लीमेंटेशन इन दिस सेशन, वेदर इट विल बी देयर और नॉट, as we have already seen the justice, not exactly the justice, the judgment has been reserved under Madras High Court, and उसके अकॉर्डिंग हमें पॉसिबिलिटीज यही लग रही हैं कि एनएमसी बिल में सेंट्रल का कोई भी रोल नहीं है इस मोमेंट पे, ये पर्टिकुलरली आपके अलग अलग स्टेट्स के ऊपर डिपेंड करेंगे। जैसा कि आपने देखा कि ऑलरेडी पंजाब की तरफ से नोटिफिकेशन है, उड़ीसा ने ऑलरेडी एक सारे डीम्ड यूनिवर्सिटीज को भी लेटर भी सेंड कर रखा है कि आपको कैसे फीस मैनेज करनी है ये आप करके बताओ जिससे एनएमसी बिल हो। मतलब कि एनएमसी बिल इम्प्लीमेंटेशन नाउ विल टोटली डिपेंड अपॉन द पर्टिकुलर स्टेट्स authorities or the particular state DGMI
the fees regulating body as well as the state government of particular that state। अगर उस स्टेट के पर्टिकुलर सीएम या वहां के जो भी ऑनरेबल चीजें हैं, वहां पे जो लोग हैं इस गवर्नमेंट के अंदर, अगर उन्हें लगता है तो आपकी अप्लाई की जाएगी। आपकी डीजीएमआई के ऊपर डिपेंड करेगी कि वो फीस को कैसे रेगुलेट करते हैं, क्योंकि इसमें सेंट्रल का ज्यादा रोल नहीं रहने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन अनुसार आपकी जो एनएनसी बिल आई थी या जो आपका ये बनाया गया था, ये आपके फरवरी मार्च लास्ट ईयर ही आ चुकी थी। तो पॉसिबिलिटीज ये है कि यहाँ पे भी सेंट्रल में इसमें कोई रोल नहीं है, अलग अलग स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। सपोज दैट अगर यूपी के सीएम को अगर ये लगता है बिल उनके लिए अच्छा है या उनके प्रदेश के कैंडिडेट्स के लिए अच्छा है तो वो अप्लाई करेंगे, अगर वो नहीं चाहते हैं तो थोड़ी बहुत चीजें चेंज की जाएंगी। लेकिन एनएमसी बिल इंप्लीमेंटेशन अभी टोटली स्टेट्स के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर मैं बात करूं इसका इफेक्ट ज्यादा कहां पड़ेगा तो मैं आपको बता दूं, साउथ के ऑलमोस्ट सारी स्टेट्स के अंदर ये ऑलरेडी रूल वैलिड कर रहे हैं, पहले से चीजें चलती आ रही है। हाँ 50-50 नहीं है। अगर मैं कर्नाटक की बात करूं तो कर्नाटक के डीम्ड यूनिवर्सिटीज के अंदर भी आपके 10 to 15% सीट्स गवर्नमेंट कोटे की हैं, तो कर्नाटक का ये हो गया। तमिलनाडु में चीजें ऑलरेडी स्टेट प्राइवेट कॉलेजेस में ऑलरेडी है, डीम्ड में नहीं है। बात करूं अगर मैं केरला, एक ऐसा स्टेट है जहां पे ये कोई भी रूल नहीं है, मतलब कि वहां की स्टेट प्राइवेट कॉलेजेस में भी गवर्नमेंट की सीटें नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं वेस्ट बंगाल ऑलरेडी सीटें हैं, आपके राजस्थान में ऑलरेडी सीटें हैं फॉर यूजी एंड पीजी, फॉर पंजाब ऑलरेडी देयर आर सीट्स। तो मेनली आपका जो इफेक्ट पड़ेगा, अगर मैं स्टेट प्राइवेट कॉलेजेस की बात करूं तो वो आपके इफेक्ट आएंगे यूपी, बिहार, ये तो ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे ऐसा कोई भी रूल नहीं। छत्तीसगढ़ में भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ के अंदर ज्यादा सीटें भी हैं, तो वहां पे ज्यादा पॉसिबिलिटीज नहीं है कि चीजें इफेक्ट हो। लेकिन यूपी बिहार एक ऐसा स्टेट होगा जहां पे इस बिल की सबसे ज्यादा, यूपी बिहार हरियाणा एज वेल, जहां पे सबसे ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब अगर मैं बात करूं डीम्ड यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो मेनली आपके कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में ही ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि बाकी स्टेट से अगर मैं बात करूं तो इधर वहां पे कोई एक यूनिवर्सिटी है या दो है, मैक्स टू मैक्स 3 यूनिवर्सिटी से ज्यादा किसी भी स्टेट के अंदर डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं है। लेकिन कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु ये सबसे बड़े स्टेट्स हैं जहां पे आपके डीम्ड यूनिवर्सिटीज के ऊपर चीजें चेंज होने वाली हैं। कर्नाटक में ऑलरेडी रूल वायलेट कर रहा है, तमिलनाडु ऑलरेडी हाईकोर्ट जा चुका है, महाराष्ट्र की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है अभी तक कि एग्जैक्टली इसके एनएमसी बिल के ऊपर इनका क्या प्रतिक्रिया है, whether they gonna apply it or not, or they will push it to from the next session. But one thing is very clear that almost all the deemed universities going to increase their fees up to a limit, exactly double तो नहीं होगा, ये कंफर्म पॉइंट है। अभी तक जिन भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज के आपने प्रोस्पेक्टस देखे होंगे, जिनके एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे, उससे आपको आइडिया लगा होगा कि ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज अपनी फीस इंक्रीज करने वाली है। लेकिन किस लेवल तक इंक्रीज होगा, बजट कितना इंक्रीज होगा, कैसे आपको प्रोसीड करना है मैनेजमेंट या एनआरआई सीट्स के लिए, क्योंकि अगर मैं बात करूं सितंबर सेकंड वीक से काउंसलिंग स्टार्ट होनी है, तो फर्स्ट वीक के एंड तक आपके मतलब 5 to 6 अगस्त तक आपको पोर्टल को ओपन कर दिया जाएगा। सो यू कैन अप्लाई फॉर द एनआरआई अंडर डीजीएमई। आपको डॉक्यूमेंट्स कैसे प्रोसीड करना है, अगर आपने नहीं बनाए हैं, आपने कहां के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, अपॉइंटमेंट किससे लेना होता है, कौन सी एनएमसी से चीजें करनी होती है, इन चीजों के डिटेल के लिए यू कैन मीट मी एट आवर पुणे ऑफिस एज वेल एज हमारे नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके भी डिस्कस कर सकते हो। लेकिन ये चीज प्रीटी क्लियर हो चुकी है कि काउंसलिंग आपकी बहुत जल्द स्टार्ट की जाएगी। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि रिवाइज कट ऑफ एक्सपेक्टेड कितना हो सकता है, किस लेवल तक डाउनफॉल हो सकता है। अगेन मैं आपको अपने वीडियोस में बताता रहूंगा कि कौन से राउंड के अंदर पॉजिटिव शिफ्ट होने के चांसेस हैं एंड वो कौन सा राउंड है 22 सेशन में जहां पे नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिलेगा। एग्जैक्टली कितना नेगेटिव होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा फर्दर वीडियोस में। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। फिलहाल अगर आपको पेड या मैनेजमेंट सीट या एनआरआई सीट्स के लिए कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको काउंसलिंग में कोई गाइडेंस चाहिए या आपको प्रॉपर्ली चॉइस फिलिंग चाहिए आपके पर्टिकुलर स्टेट के लिए, अपने ब्रांच के लिए, आपके स्कोर के अकॉर्डिंग क्या क्या कॉलेजेस पॉसिबल हो सकते हैं, उन चीजों के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन द गिवन नंबर बिलो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।